तो जैसा कि हमने बताया कि जो चौथा पेपर है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। पूरी तरीके से इसमें राजनीतिक व्यवस्था की बात है। वह व्यवस्था शुरुआत होती है संविधान के निर्माण से, और संविधान के निर्माण के पहले 1857 की क्रांति की बात हमने की है। उसको बताया है कि किस प्रकार से क्रांति हुई जो असफल रही। क्योंकि यदि सफल हो जाती तो अंग्रेज यहाँ से चले जाते, लेकिन उसको असफल ही माना जाना चाहिए, लेकिन एक शुरुआत माना जाना चाहिए कि शुरुआत हुआ। और वो क्रांति बढ़ करके जब आगे जो भारतीय जनमानस में जो अंग्रेजों के प्रति एक द्वेष भावना थी, एक गुस्सा था, वह गुस्सा को शांत करने के लिए एवोन ह्यूम ने 1885 में सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस का जन्म कांग्रेस को बनाया, और उसके अधिवेशन होते रहे, और तमाम गतिविधियां हुई, तमाम अधिनियम आए। शिमला समझौता हुआ, शिमला जो है, तमाम जो बैठकें हुई कांग्रेस की, या ये मान लीजिए कि जो कैबिनेट मिशन आया जैसा कि मैंने बताया, उसके बाद जो संविधान का निर्माण है उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो ज्यादातर इससे राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो मैंने मौलिक अधिकार भी बता दिया। मौलिक अधिकार 12 से 35, और मौलिक जो कर्तव्य है वो 51 में है, और राज्य के निर्देशक तत्व 36 से 51 में है। तो इसमें क्या है कि राज्य के निर्देशक तत्व जो क्या होता है कि देश की विभिन्न सरकारों और सरकारी अभिकरण जो है, एजेंसी हैं, के नाम से जारी किए गए निर्देश हैं जो देश की शासन व्यवस्था के मौलिक तत्व निर्धारित करते हैं। और यह जो लोगों की आकांक्षाएं हैं देश से, उसको पूरी करने में ये मतलब पूरी तरीके से अपनी जो आइडियाज हैं, जो संकल्पनाएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो इसमें पूरी पूरी करने के लिए बाध्य होते हैं। हालांकि राज्यों द्वारा इसको कभी नहीं बाध्यता दी गई है, संविधान में इसकी बाध्यता नहीं दी गई, फिर भी राज्य इसको अपनाने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय की जो बात की गई है वह इसमें बहुत बड़ी बात है। तो इसमें इस चीज को देखा जाना चाहिए कि राज्य के निदेशक तत्व तो हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो राज्य जो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो सभी संस्थाओं को देखने के एक प्रयास हो रहे थे, एक एक तरीके से, एक दृष्टिकोण से देखने के प्रयास हो रहे थे, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाग 4 में यह लाया गया है 36 से 51 तक। तो यह सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए, और आर्थिक प्रणाली का जो संचालन होगा वो देश के भौतिक संसाधन संसाधन जो भी होंगे, भौतिक संसाधन मतलब कि जो जिससे आजीविका के अवसर मिलते हैं, उसका स्वामित्व और नियंत्रण सामान्य जन के अधीन हो, ना कि किसी एक वर्ग या किसी व्यक्ति के अधीन हो। मजदूरों को न केवल निर्वाह योग्य मजदूरी प्राप्त हो, बल्कि इतनी हो कि अपने बच्चों के शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य को बनाए रखे, उसमें सुधार कर सके। तो इसीलिए मनरेगा मनरेगा का जो कंसेप्ट है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, ये भी राज्य के निर्देशक तत्व से ही निकल करके आया है। या श्रम कल्याण योजनाएं, या महिला कल्याण योजनाएं, या बाल विकास परियोजना, जितने भी चीज हैं, या दुर्बल वर्ग के लिए जो भी योजनाएं हैं, दिव्यांगजन के लिए, ये सब कहाँ से आता है? ये सब राज्य के निर्देशक तत्व में तमाम चीजें लिखी हुई हैं। उसके माध्यम से सरकार समय समय पर अधिनियम के द्वारा, या अध्यादेश के द्वारा, या सरकार ने खुद पार्लियामेंट के द्वारा, संसद की व्यवस्था के द्वारा जो है कानून बनाया है, और वह कानून लागू हो रहा है, लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यही है कि राज्य में या देश में जो एक सामाजिक समानता है, सामाजिक समता है, उसको बढ़ाया जाए, और लोग अधिक से अधिक कल्याणकारी नीतियों का लाभ उठा सकें। तो इसमें यह है कि ये नैतिक है। नैतिक है मतलब राज्य का एक कर्तव्य होना चाहिए कि राज्य के नागरिकों के लिए, देश का कर्तव्य है कि देश के नागरिकों के लिए, उनके लिए कानून बनाए, उनको हर चीज का अवसर प्रदान करे जो उनको नहीं मिलते हैं, ताकि सामाजिक न्याय की गारंटी या सामाजिक न्याय पूरी तरीके से उनको मिल सके। तो इसमें 4 चीजें मुख्य होती हैं यदि राज्य के निदेशक तत्व को देखा जाए। एक होता है आर्थिक हित या आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, सामाजिक हित मतलब सामाजिक समानता होनी चाहिए, न्याय, शिक्षा और प्राचीन स्मारक जो है उससे संबंधित जो भी निर्देशक तत्व जो है वो डाले जाएं, इसमें वो उसका भी समावेश है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा, ये भी इसी में आता है, राज्य के निर्देशक तत्व में आता है।
तो इस प्रकार हम देखेंगे कि राजनीति के निर्देशक तत्व सामाजिक हित, न्याय, शिक्षा, लोकतंत्र को बढ़ाते हैं। और इसका उल्लेख है जैसे कि भारत में नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार संहिता, यह अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है। या राज्य के न्यायपालिका को कार्यपालिका के पृथक करने का जो एक प्रावधान है, यह अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नहीं है, उसको पढ़ करके या उसको देख करके शासन व्यवस्था में और सुचारू ढंग से लोक कल्याणकारी भारत का निर्माण हो सकता है। एक देश के रूप में, लोक कल्याणकारी देश के रूप में भारत का आधुनिक निर्माण की नींव जो है भी इसमें छिपी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये राज्य के निदेशक तत्व है तो बेकार है, इसलिए लोग कहते हैं कि कोई काम का नहीं, क्योंकि इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं। उसी प्रकार जो अनुच्छेद 51 है, एक 51 का है जिसमें मूल कर्तव्य का वर्णन है, लेकिन एक अनुच्छेद 51 है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि करने का प्रयास राज्य करेगा। राज्य का मतलब देश, और राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का कार्य करेगा। तो ये है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसको हम लोग समझ गए हैं, और मुझे लगता है इसमें से कोई होगा अभी कुछ नहीं समझ में आएगा तो उसको बताएंगे। अब दूसरा यूनिट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो है हमारे यहाँ, सब लोग जानते हैं, संसद है। संसद किसको 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 मिलकर के बनता है, सभी लोगों को पता होगा। कोई बता सकता है संसद किससे मिलकर के बनता है? 3 तत्वों से मिलके बनता है सर। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हाँ, संसद 3 तत्व से, 3 लोगों से, या 3 जो एक कंपोनेंट है उससे मिलकर के बनता है। एक लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट यदि नहीं होगा तो संसद पूरी नहीं होगी। अभी 3 दिन पहले हम लोग समाचार में भी सुने होंगे कि बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? बजट सत्र या सत्र का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा हुआ। राष्ट्रपति ने भाषण दिया, क्योंकि संसद की कार्रवाई बिना राष्ट्रपति के पूरी नहीं होती है। और राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा अधिकार तो नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल सलाह के तहत काम करता है। फिर भी राष्ट्रपति जो है हमारे देश का प्रधान होता है, और वह प्रधान होने के नाते संसद की बैठकें, संयुक्त बैठक या विशेष बैठक की अध्यक्षता भी करता है। मतलब बैठक में वो शामिल होता है। और अध्यक्ष के रूप में तो लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के रूप में जो है राज्यसभा सभापति होते हैं। तो क्यों ऐसा बनाया गया राष्ट्रपति हमारे यहाँ, जिसको कम शक्ति दी गई? उसका कारण यह था कि भारत लोकतांत्रिक देश है और हम संसदीय व्यवस्था पर चल रहे हैं, ना कि अध्यक्षीय व्यवस्था पर चल रहे हैं। और जो राष्ट्रपति होता है चुना हुआ होता है, राष्ट्रपति को हम चुनते हैं। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो संविधान के अनुच्छेद 53 में इसका उल्लेख है राष्ट्रपति के बारे में कि जो भारत के जो संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, भारत का संघ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, उसकी कार्यपालिका की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में होंगी। और उनका प्रयोग वह कैसे करेगा? संविधान के द्वारा करेगा, या अपने जो भी उनके अधीनस्थ जो भी कर्मी है, पदाधिकारी है, जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं, उसके द्वारा करेगा। और अनुच्छेद 74 में भी इसका उल्लेख है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेगा और जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर 53 में राष्ट्रपति के पद की बात है, और 74 में, अनुच्छेद 74 में बात है कि मंत्रिपरिषद होगा जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेगा। वो सलाह देगा, परामर्श देगा, हर चीज को बताएगा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य है। 1-2 बार मना कर सकता है, लेकिन दूसरा तीसरा बार कभी मना नहीं कर सकता है। उसको करना ही करना है। 6 महीने का लेट लगा सकता है किसी चीज में, लेकिन अंत में उसको साइन करना है, या कोई भी चीज जो प्रधानमंत्री की तरफ से भेजी जाएगी उसको मानने के लिए बाध्य होगा। तो ये अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख है। तो यहाँ पे लगता है कि राष्ट्रपति की शक्ति यहीं पर 74 में सीमित कर दी गई है, और राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का हो गया है। तो भारतीय राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान का संरक्षक भी होता है, क्योंकि वो संविधान में कुछ भी गड़बड़ी है तो वो सॉलिसिटर जनरल जो होता है उससे तमाम आइडियाज मांग सकता है, विचारधाराएं ले सकता है उससे कि हम कैसे संविधान को सुरक्षित रखें, देश को कैसे सुरक्षित रखें। यदि उसको लगता है कि प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो बर्खास्त करने की पावर है उसके पास, लेकिन कर नहीं सकता है, क्योंकि
मंत्रिमंडल के सलाह पर ही ऐसा हो सकता है। भंग जरूर कर सकता है लोकसभा को, लेकिन और राज्यसभा भंग नहीं होता है, सभी को पता होना चाहिए। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा 5 साल के लिए केवल होता है, जबकि बीच में भी कभी भी भंग हो सकता है या कभी भी चुनाव हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति कौन बन सकता है सभी लोगों को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए, और लोकसभा या राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो अहर्ता है वो पूरी करनी चाहिए। तो और राष्ट्रपति जो लड़ता है उसको जमानत के लिए धनराशि देनी पड़ती है, जमानत जब्त भी हो सकता है यदि हार गया तो इसका वेतन जो है बहुत ज्यादा होता है। राष्ट्रपति का वेतन इसमें मुझे लगता है 5-6 लाख रुपए ज्यादा ही होगा वेतन, और उसमें जो भी भत्ता होता है उनको और सारी सरकारी खर्चे सब फ्री में मिलते ही हैं जब तक वो रहता है। और 5 साल तक चुना जा सकता है, लेकिन दोबारा भी चुना जा सकता है। तो ऐसा केवल एक ही राष्ट्रपति हुए हैं जो है 2 बार हुए। मुझे लगता है कि प्रथम राष्ट्रपति जो है लगातार डॉक्टर राजेंद्र 10 साल तक रहे। हाँ, तो वेतन भत्ते विशेषाधिकार राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात है, यह अनुच्छेद 61 में है इसका वर्णन। इसमें यह है कि राष्ट्रपति यदि गलत काम कर रहा है कोई, यदि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद या सदन को लगता है, जो पार्लियामेंट है उसको लगता है कि राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, तो 14 दिन पहले नोटिस देगा। उसके बाद राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा होगी, उसके कार्यों के ऊपर। ये लगेगा कि खराब किए हैं तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, और दूसरा दोनों सदन 2/3 बहुमत से उसको पारित करेंगे, और राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो महाभियोग है, हालांकि कभी आया नहीं ऐसा। तो महाभियोग लगाने की बात हुई भी है 1969 में जाकिर हुसैन के समय में। तो ये कभी आया, चर्चा में आया, लेकिन कभी ऐसा भारत में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी को जो है महाभियोग का सामना करना पड़ा हो। या तो पहले ही त्याग पत्र दे देते हैं, या मृत्यु के कारण त्याग पत्र देने के कारण राष्ट्रपति कार्यभार संभाल लेते हैं। तो ये अभी तक हुआ है, महाभियोग अभी तक कभी नहीं आया है। ठीक है, तो महाभियोग लाने का प्रयास हुआ है, लेकिन महाभियोग लाया नहीं गया है। प्रयास हुआ था 1970 में, जब राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। बीबी गिरी का पूरा नाम बराह बंकट गिरी जो थे, उनके विरुद्ध जो है जो विपक्षी नेता थे मधु लिमये, समाजवादी थे, उन्होंने महाभियोग का प्रस्ताव लाने का प्रयास किया था, लेकिन वो लाया नहीं जा सका, और कभी जो अस्तित्व में दिखाई नहीं देता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव, कल हमने चुनाव की बात की थी। कल हम लोग चुनाव जब पढ़े थे तो उसमें एक चीज हमने बात किया कि किस प्रकार से चुनाव की प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं। मैंने 4-5 प्रकार बताए थे, उसी में से एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो आधार होता है उसके आधार पर गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें एमएलए के जितने एमएलए हैं पूरे देश के, उसके वोट की वैल्यू बराबर राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागे 1000। ये इसका मतलब कि एक फार्मूला है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की। जितने एमएलए हैं उसके वोट की वैल्यू उसके बराबर में करके राज्य की जनसंख्या उसके डिवाइड करते हुए विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, फिर उसको 1000 से भाग देना है। तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से उसका रिजल्ट निकलता है, और राष्ट्रपति जिसका भी ज्यादा मत प्राप्त होता है तो उसको राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। अभी तक हाईएस्ट वोट सबसे पाने वाला राष्ट्रपति अभी तक KR वेंकट रमन है, जो 1997 में, हाँ 97 में वो राष्ट्रपति बने। तो उनका अभी तक हाईएस्ट वोट है, उनसे अधिक अभी तक कोई नहीं। उन्होंने लगभग 99% से ज्यादा वोट जो है लगभग उन्होंने मतलब सभी पार्टियों का, इवन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का तो था ही, वो कैंडिडेट कांग्रेस के थे, लेकिन जो राष्ट्रपति महोदय वो जीते, वो 99% से ज्यादा वोटों से जीते। सबसे हाईएस्ट अभी तक रिकॉर्ड है। और सबसे कम जो है वो वोट पाए हैं जो बीबी गिरी वगैरह थे, उसमें कम ऐसे थे जिनको कम वोट जो है मिला था। तो ये ऐसा ऐसा प्रकरण हुआ है, 1969 की बात है, या 1997 या 2002 में इसमें कौन था, APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, जिनके वोट प्रतिशत जो है 90% था, और इसमें जो चुनाव प्रत्याशी थी लक्ष्मी सहगल, इनको केवल 10% वोट मिला। तो इस प्रकार से चुनाव हुआ, लेकिन सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति अभी तक राष्ट्रपति के रूप में हमारे
के.आर. नारायणन है जिनको सबसे ज्यादा वोट मिला था, मतलब उनको मान लो कि 97% से ज्यादा वोट। और हमारे लिए ये एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति साहब थे, तो इनको भी बहुत ज्यादा इनकी लोकप्रियता थी, लेकिन इनको 90% वोट मिला। तो चुनाव में राष्ट्रपति का रोल यही होता है कि वो कैंडिडेट खड़ा करने के पीछे, जो बहुमत दल का जिसकी सरकार चलती है, वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। और ज्यादातर यही होता है कि विपक्ष के सभी लोग भी उसको सहमति मानते हुए राष्ट्रपति बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज दिखाई देता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कभी कभी देखा जाता है कि जो विवाद भी होता है, विवाद होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। विवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट इस पे निर्णय देता है। ठीक है। तो ये चीज है, राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं सबको पता ही होगा। विधायी शक्तियां होती हैं, संसद का अधिवेशन बुलाना, ये अनुच्छेद 58(1) में इसका शक्ति दिया गया है राष्ट्रपति को। दोनों संसद के अधिवेशन का उद्घाटन, संशोधन, संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, अध्यादेश जारी की शक्ति, ये अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति के बारे में। लोकसभा को भंग करने की शक्ति, जो प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा भंग किया जा सकता है, जैसे कि 1970 में इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी से कह करके लोकसभा भंग कराया था। और फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर संजीव रेड्डी, जो नीलम संजीव रेड्डी उस समय राष्ट्रपति थे, वो चौधरी चरण सिंह की सलाह पर उन्होंने 1979 में भंग किया था। 79, 79, 80 ऐसे ही बोलते हैं। तो ये सब चीज है, ये सब होता रहता है। अभी जो जो चुनाव होगा, इसमें भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहेंगे राष्ट्रपति महोदया को कि आप संसद अब कार्यकाल खत्म हो रहा है, चुनाव पर आइए। तो ये मुझे लगता है कि 20 दिन में ये भी हो जाएगा। ये भी लोकसभा का कार्यकाल तो पूरा होगा मई में, लेकिन उसको भंग करके उसके लिए नए चुनाव की घोषणा मुझे लगता है 20-25 दिन में हो जाएगी। तो इस प्रकार से होता है, एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम जो इंडिया का, क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है, इसलिए ऐसा चलता है। तो राष्ट्रपति के तमाम शक्तियां होती हैं, सैनिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, आपातकालीन, ये सब लोग जानते ही होंगे। कितने बार आपातकालीन लगा है, कई बार आपातकालीन लगा है। बाह्य आक्रमण द्वारा 1962, 1965, 71 में लगा, एक 1975 में आंतरिक आपातकाल लगा है। तो 4 बार अब तक आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, एक 1962 में, 1965 में, 1971 में तथा 1975 में। इसमें राष्ट्रपति की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन करता है सब काम प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की बात हो गई। अब हम बात करेंगे मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल होता क्या है? मंत्रिमंडल का मतलब मंत्रियों का समूह। और संसद को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए मंत्रिमंडल बहुत जरूरी है। उसी के द्वारा सरकार की रचना होती है। और संसद, यदि हम संसद की बात करें तो संसद 1950 से जो संसद चला आ रहा था, उसमें पहला चुनाव 1950 में होता है। उसके बाद तमाम संसद के लिए चुनाव होते रहते हैं। राज्यसभा अस्थायी है, 1/3 बहुमत नहीं, 1/3 बहुमत नहीं, 1/3 सदस्य उसके जो है वो रिटायर होते रहते हैं। उनको जो है उनके जगह पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए होते हैं अधिकतम, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए होते हैं। ये सबको जानना चाहिए। अनुच्छेद 76 में संसद के बारे में वर्णन है। और संसद संप्रभु है कि नहीं, तो पूरी तरीके से संप्रभु है, क्योंकि लिखित संविधान है हमारा, और लिखित संविधान में सब बातें लिखी गई हैं, संसद के बारे में लिखी गई हैं। तो संसद कानून बनाता है, संसद धन विधेयक को पारित करता है, संसद कार्यपालिका की शक्तियों के निर्धारण करता है। राज्य में जो भी शक्ति होती है वो उसका भी संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। निर्वाचन कार्य करने की शक्ति है, जिसमें निर्वाचन की बात है तो राष्ट्रपति की निर्वाचन यहाँ पर आएगा। महाभियोग लाने की शक्ति भी है, चाहे लोकसभा के चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज लोग हों या राष्ट्रपति हों, ये भी महाभियोग का अधिकार भी संसद के पास है। तो संसद में 2 प्रकार के सदन हैं, सभी को पता है, इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा है, जिसमें अधिकतम संख्या 245, अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, और 245 सदस्य होते हैं। और मनोनीत वाला जो है सिस्टम अब धीरे धीरे समाप्त कर लिया गया है, बहुत कम मनोनीत होते हैं। लोकसभा में समाप्ति हो गया है लगभग। तो और सदस्य बनने के लिए वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसका जो चुनाव होता है वो एमएलए के वोटों द्वारा होता है। तो राज्यसभा की शक्तियां ज्यादा नहीं है, विधायी शक्ति है।
और कुछ संविधान संशोधन की शक्ति है, वित्तीय शक्ति ना के बराबर है, बिल्कुल खत्म है, कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि यदि राज्यसभा, जो बजट इस समय चल रहा है, राज्यसभा कहता भी है कि बजट में संशोधन किया जाए तो उसको कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा उसको माने। तो इसलिए जल्दी ये राज्यसभा के सदस्य लोग लोकसभा को वित्त विधेयक पर कोई सुझाव नहीं देते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। विशेषाधिकार होता है, मजिस्ट्रेट पावर होता है, किसी को भी बुला के सदन में सजा दे सकते हैं राज्यसभा के सदस्य लोग, ये लोकसभा में भी होता है। तो इस प्रकार, और लोकसभा क्या होता है, लोकसभा के सदस्य हर 5 वर्ष पर निर्वाचित होते हैं, और इसमें अधिकतम संख्या 552 निर्धारित कर दी गई है। और अनुच्छेद 82 में है कि एक परिसीमन आयोग बनेगा। परिसीमन मतलब जो सीमा का निर्धारण करेगा, उसी के हिसाब से लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित होगी भविष्य में। तो अभी तो 2030 तक कुछ नहीं होने वाला है, जो मैक्सिमम संख्या वही चलेगा। उसके बाद डिलिमिनेशन जब आएगा तब जो है देखा जाएगा। और प्रत्यक्ष चुनाव होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष का व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो सकता है, और पागल और दिवालिया ना होना चाहिए, और किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। उसको यदि लाभ के पद पर या नौकरी कर रहा है सरकारी, तो इस्तीफा दे करके ही वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो सकता है। तो ये है। और इनके लिए, लोकसभा के सीटों के लिए जो है रिजर्वेशन भी है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है। अब तो महिला में भी जो है नया कानून आया है, जिसमें महिला को 33% रिजर्वेशन की बात, हालांकि वो अभी नहीं लागू होगा, वो अगले लोकसभा के चुनाव के बाद वाले लोकसभा चुनाव में लागू होगा। तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के कितने हमारे लोकसभा हो गए हैं, सब लोग जानते ही होंगे। अब 16वां 17वां जो भी है, 16वां होने वाला होगा, उसका चुनाव होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, ध्यान देंगे कि लोकसभा की जो शक्तियां हैं राज्यसभा से अधिक हैं, और राज्यसभा नाम मात्र के चीजों को संशोधित कर सकता है, लेकिन लोकसभा हर चीज को संशोधित कर सकता है। क्योंकि लोकसभा प्रत्यक्ष चुने हुए जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य का सदन में बैठक कराता है, तो इसलिए लोकसभा की शक्तियां ज्यादा होती हैं। और लोकसभा का जो होता है वो अध्यक्ष होता है, जो सभी जो क्रियाकलाप देखता है अध्यक्ष, जैसे अभी ओम बिरला है। वहीं राज्यसभा का जो सभापति होता है, वहां अध्यक्ष नहीं होता, उसमें कौन है, क्या नाम है उपरा राष्ट्रपति का, कौन बताएगा? उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। का, उपराष्ट्रपति। क्या क्या सर? उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? श्री जगदीप धनखड़। जन, हैं? श्री श्री जनदीप जगदीप धनखड़। धनखड़। हाँ, जगदीप धनखड़ जी हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं जी। वो राज्यसभा के सभापति हैं। और श्री जनदीप हाँ, और लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला ओम है। बिरला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहला और दूसरा जरूर याद रखो। पहला कौन था, ये भी ध्यान रखना है। पहला कौन था? राज्यसभा का सभापति। हाँ, राज्यसभा का सभापति और उपराष्ट्रपति कौन था पहला? श्री क्या नाम है? मोबाइल से एस राधा कृष्णन थे क्या? राधा कृष्णन, हाँ वही थे। राधा कृष्णन थे, क्योंकि वो राष्ट्रपति बने उनके बाद। और लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ये नहीं लोकसभा पता सर, नहीं पता। पता था याद सर। देना चाहिए, जीवी मावलंकर थे उस समय। जी जी हाँ। ये सब ध्यान देना चाहिए। ये सब अब चूंकि हम लोग तो केवल पढ़ाते रहते हैं, लेकिन तुम लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा है, नौकरी का करना ही है कि नहीं करना है, ये सब उसी हिसाब से देखते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई करो। तो अध्यक्ष क्या होता है, अध्यक्ष को एक अपना वोट देने का अधिकार होता है। वो सरकार पक्ष विपक्ष में दे सकता है, लेकिन ज्यादातर वो सरकार के पक्ष में वोट देता है। उसको निर्णायक मत बोला जाता है, वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। और बलिराम भगत एक अध्यक्ष थे 1975 में। तो उन्होंने जो है किस प्रकार से सदन चलाया था, सब लोग इसको पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे। बलिराम भगत, हाँ, क्या नाम था? बलिराम भगत। हाँ। और 80 से 89 तक सबसे ज्यादा जो है कौन लोकसभा अध्यक्ष रहा है? बलराम जाखड़ थे, जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। बलराम जाखड़, बलराम जाखड़। ठीक, 80 से 89 तक रहे। तो उसके बारे में जान लेना है कि जो इनका कार्यकाल था कैसा रहा। तो इस प्रकार से अध्यक्ष के बारे में पूछता है, लेकिन ज्यादातर ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अब लोकसभा के कार्य सभी जानते ही हैं। विधायी शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति। विधायी का मतलब
कानून की शक्ति, कानून निर्माण की शक्ति, वित्तीय शक्ति। अनुच्छेद 109 में लिखा हुआ कि वित्त जो है, जो वित्त का संबंधित कानून है, केवल लोकसभा में ही जाएगा, राज्यसभा में नहीं जाएगा। ठीक। और कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, मतलब कि जो लोकसभा है, ऐसा नहीं प्रधानमंत्री मनमाना कर सकता है, लेकिन फिर भी चूंकि उनका बहुमत होता है, इसलिए वो अपने हिसाब से काम करते हैं राजनीतिक दल। और संविधान में संशोधन की शक्ति, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, अनुच्छेद 368 में संशोधन का जो कार्य है वो संसद द्वारा किया जाता है, और उस संशोधन के माध्यम से संविधान में कोई भी धाराएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। इसको ध्यान रखना है। कुछ कठोर होता है जिसमें पूरे राज्यों का भी बहुमत लेने की जरूरत है, कुछ साधारण बहुमत से हो जाता है। तो इस प्रकार से चलता है। उसके बाद जनता की शक्तियों का जो है, जनता की शक्तियां करें, जनता की शिकायत जो है उसका भी निवारण करने का कार्य लोकसभा करता है। जो भी जनता के हित संबंधी यदि कोई भी कोई भी सदन का सदस्य जो होता है वो बहुत बड़ा अधिकार रखता है। वो यदि सोनभद्र का कोई लोकसभा का नेता है, चुना हुआ प्रतिनिधि, या दिल्ली में बैठता है लोकसभा में, तो यहाँ की कोई भी चीजें वो सदन में उठा सकता है, और उसको वहां के जो मंत्री हैं, जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं, उस पर तुरंत संज्ञान लेंगे और उसको जो भी यहाँ की समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। होता है, और बहुत बड़ी पावर होती है। जितने भी आईएएस पीसीएस होते हैं उनसे बहुत ऊपर इनका अधिकार होता है। तो क्योंकि ये सब नौकर होते हैं, नौकरशाही व्यवस्था है, लेकिन जो लोकसभा का सदस्य होता है वह बहुत बड़ा अधिकार रखता है। उसका स्थान यदि मुझे लगता है कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऐसे करके जो एक ऑर्डर है उसमें जो संसद सदस्य हैं वो 21 नंबर पे आते हैं। और जो प्रमुख सचिव होता है, जो बुढ़ापे में बनता है, मुख्य सचिव आईएएस, मतलब नौकरी पा गया 20 साल में, आईएएस 21 साल में, लेकिन 58 या 55 साल में जाके मुख्य सचिव बनता है। उससे भी बहुत बड़ा ऊपर लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा के सदस्य के 10 जो स्तर है उसके नीचे जाकर के कहीं मुख्य सचिव का नंबर आता है, और मुख्य सचिव का बहुत नीचे जो है डीएम का कहीं नंबर ही नहीं होता है। तो डीएम के बराबर से ज्यादा पावर तो मुझे लगता है जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है, वो चाहे तो उसका ट्रांसफर करा सकता है। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो सारी, इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ब्यूरोक्रेटिक पावर है और जो डेमोक्रेटिक पावर है, उसमें सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी को महत्व दिया गया है, और बाकी तो सब उसके नौकर हैं, जो जैसा सदन चाहे, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, वैसा। तो ये चीज ध्यान रखना है सभी लोगों को। ये नहीं कि कोई कहता नहीं है कि क्या एसपी किसी को, विधायक को क्यों सलूट मारेगा, या किसी संसद सदस्य को, तो ऐसा नहीं है, उसको सलूट मारना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे प्रोटोकॉल में बहुत ऊपर है। इवन एक जिला पंचायत अध्यक्ष भी एसपी डीएम से बहुत ऊपर होता है, और एसडीएम से ऊपर जो है तमाम जो सभासद वगैरह होते हैं वो सब, उनके ज्यादा पावर होते हैं अपेक्षाकृत किसी एसडीएम से। ब्लॉक का अधिकारी जो है, ब्लॉक लेवल का जो सदस्य होता है चुना हुआ, वो उससे ज्यादा पावर रखता है। तो ये सब ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये जनता का पावर है, मतलब जनता ने प्रतिनिधि बनाया है चुन करके, और वो उसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए जो शक्तियां हैं, सबसे ज्यादा शक्तियां लोकतांत्रिक पदों में है। लोकतांत्रिक पद में जैसा कि मैंने बताया, एक संवैधानिक पद हो गया, संवैधानिक पद में हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, ये सब संवैधानिक पद है। या जो जज लोग होते हैं, ये सब संविधान में इनका उल्लेख किया गया है। संविधान में जो लोकसभा लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, उसमें किसी पद का उल्लेख नहीं है, केवल एक संस्था का उल्लेख है जिसके माध्यम से इन अधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो ये चीज दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको ध्यान रखना है। तो लोकतंत्र जो है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। इसमें नौकरशाही कहीं नहीं दिखती। हाँ, ये जरूर है कि कोई उनको देखने वाला नहीं होता, उनका उत्तरदायित्व तो अभी निर्धारित नहीं है, इसलिए मनमाना काम करते हैं। बाकी जो लोकसभा की शक्तियां या विधानसभा की शक्तियां हैं वो सबसे ऊपर है, उसके नीचे ही सब कुछ है। मुख्यमंत्री के नीचे ही सब कुछ है, या प्रधानमंत्री के नीचे, या विधायक, या जो मंत्री होते हैं उससे नीचे ही सब कुछ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। कितना बूढ़ा आईएएस होगा तो वो भी
एक विधायक से नीचे ही बैठेगा कुर्सी लगा के, बिल्कुल फिक्स है। और दूसरी चीज है, यूट्यूब में देखने को मिलता है कि डीएम ने विधायक का फोन नहीं उठाया, डीएम ने ऐसा कर दिया, वो सब खाली देखने के लिए फिल्मों में दिखाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, विधायक खाली लिख भर दे कि ये ठीक नहीं है तो दूसरे दिन उसका ट्रांसफर होना तय है या सस्पेंड भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक लोकतांत्रिक अधिकार है जो जनप्रतिनिधियों को मिला हुआ है, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अब जो जब संसद बना है तो संसद में समितियां भी होती हैं, समितियां कई प्रकार की हो सकती हैं, इसके बारे में सब लोग अपना पढ़ लेंगे, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत सी समितियां होती हैं। लोक लेखा होता है, कार्यकरण की समिति होती है, तमाम ऐसी समितियां होती हैं, मुझे लगता है 36-37 समिति है। तो इसको सब लोग पढ़ लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रधानमंत्री के बारे में बात मैंने कर ही ली है, सब उसके बारे में बता दिया। प्रधानमंत्री जो है बहुमत दल का नेता होता है, प्रधानमंत्री का शपथ लेता है, वो मंत्रिमंडल जो होता है उसका मुखिया होता है, प्रधानमंत्री सारा निर्णय लेता है और राष्ट्रपति को सुझाव देता है। तब और गवर्नर का क्या क्या होता है, जो तीसरे यूनिट में है, गवर्नर क्या होता है। गवर्नर जो है राज्यपाल होता है और राज्यों में नियुक्त होता है, और इसका काम, मुख्य काम होता है कि किस प्रकार से राज्य की व्यवस्था चलाई जाए। तो मुख्यमंत्री के सलाह से गवर्नर सारा काम करता है, लेकिन वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। यदि केंद्र सरकार में यदि गृह मंत्री बोल दे गवर्नर को कि आप जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए हमको भेजिए, तो गवर्नर तत्काल उसको भेज देगा और वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लोग ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो मामला जो है सरकार के विपक्ष में चला जाएगा, निर्णय सरकार के विरोध में जाएगा, इसलिए जल्दी राष्ट्रपति शासन नहीं लगता। लेकिन बहुत बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, बहुत बार लगा है। इंदिरा गांधी के समय में बहुत बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इंदिरा गांधी जब सत्ता से हटी 1977 में, नई जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने लगातार 16 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया। जैसे ही प्रधानमंत्री ने शपथ लिया उसके 1 घंटे बाद 16 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें भंग कर दी गई। तो ऐसा भी हुआ है, और ये प्राय अब इसलिए कम हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको ध्यान रखती है। और सरकारिया आयोग भी इसी में है। गवर्नर की जो राज्यों में भूमिका है उसमें सरकारिया आयोग जो बना था उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। सब लोग उसको पढ़ लेंगे, सरकारिया आयोग क्या है, उसके कार्य क्या थे, या उसकी रिपोर्ट कितनी वैलिड है, पूरी तरीके से लागू हो पाएगी नहीं, क्योंकि उसमें कुल मिला के बहुत ज्यादा प्रावधान थे, इसमें 80 के लगभग प्रावधान केवल अमल में लाए गए हैं, बाकी छोड़ दिया गया है। सरकारिया आयोग सब लोग नोट कर लें, इसको पढ़ लेंगे, एक केंद्र राज्य संबंध को दर्शाता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म, ये क्या है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कोई बता सकता है। जुडिशियल का मतलब क्या होता है। प्रधानमंत्री तो मैंने बता दिया है, तो इसको तुम लोग खुद सब लोग पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो जुडिशियल पे सीधे आते हैं, जुडिशियल होता क्या है, कौन बताएगा। या न्याय व्यवस्था क्या होती है, या हमारे यहाँ न्याय की कौन कौन सी व्यवस्था प्रणाली है, बताओ। करुणा सुन रही हो। जी सर। क्या है न्याय। न्याय व्यवस्था तो बहुत सरल है ना, ऐसे बता सकती हो कि न्याय में उच्चतम न्यायालय होता है, फिर उसके राज्यों में हाई कोर्ट होता है जिसको उच्च न्यायालय बोलते हैं, जिला स्तर पर जिला न्यायालय होता है, यही तो है और क्या है। तो नहीं, मुझे लगा उसको डिटेल में बताना है इसमें। है, क्या करेंगे। मुझे लगा उसको पूरा डिटेल में फाइन करना है उसका नहीं कुछ नहीं, वो एक हम ये शब्द में। पूछ रहे हैं कि न्याय का स्तर क्या होता है। तो न्याय का 3 स्तर है, जिला स्तर, अच्छा। हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो है पूरे देश का न्यायालय होता है, ये अभिलेख न्यायालय, रिकॉर्ड न्यायालय भी बोलते हैं, इसके निर्णय पूरे देश में मान्य होते हैं। और जो निर्णय होता है उसके खिलाफ लार्जर बेंच, मतलब ज्यादा सदस्यों वाले बेंच में उसको मतलब उसका एक याचिका दायर की जा सकती है, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता है। एक जज का भी निर्णय मान्य होता है और लार्जर बेंच का भी निर्णय मान्य होता है। तो एक न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब यह है कि जो कानून बन रहा है उस कानून के माध्यम से कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो देश की जनता है उसके विरोध में, या देश की जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उस कानून से, या उस कानून से कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रस्तावना में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसके विपरीत कानून बना दिया गया, या ऐसा तो नहीं कि राज्य में जो सिस्टम चल रहा है कहीं जबरदस्ती या किसी कारणवश बिना किसी
ये बिना किसी कारण से, जो बिना किसी कारण से, बिना किसी कारणवश यदि राज्य में के संबंधित शक्तियों को यदि केंद्र सरकार या केंद्र की शक्तियां जो है उसको कम करने का प्रयास करती हैं, तो न्यायिक पुनरावलोकन इस प्रकार से देखता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि एक व्यक्ति, भारत का एक नागरिक, मतलब कि 1 अरब 40 करोड़ आबादी में से किसी एक व्यक्ति का अधिकार, प्लस 140 करोड़ लोगों का अधिकार, प्लस राज्यों का अधिकार, राज्य की सीमाओं का अधिकार, पूरे देश के सीमाओं का अधिकार, राज्य में कानून व्यवस्था, सब चीज का पुनरावलोकन जो है न्यायपालिका के पास है। उसको रिव्यू कर सकता है। रिव्यू का मतलब ये नहीं कि उसको खत्म कर देगा, लेकिन मूल्यांकन कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है और सरकार को सुझाव दे सकता है या सरकार को उसको बदलने के लिए बाध्य कर सकता है। ये इतनी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इसीलिए जो हमने बताया था, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है, उसी के जस्ट नीचे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री होता है। यदि मुख्यमंत्री योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वाई चंद्रचूड़ हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, यदि वो आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो साथ साथ तो कुर्सी लगेगी, लेकिन जो संबोधन करेगा कि हमारे बैठे हुए अतिथि, तो बैठे हुए अतिथि में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम लेगा, उसके बाद योगी जी का नाम लेगा। तो ये जो व्यवस्था बनी है इसलिए बनाया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि न्यायपालिका को दबाने वाला कोई हो। हालांकि प्रधानमंत्री और सर फिर राष्ट्रपति से इसको नीचे रखा गया है, तो उसका कारण ये। सर हम्म सर हम्म मुख्यमंत्री से ऊपर तो राज्यपाल भी होते हैं ना? राज्यपाल होते हैं, लेकिन वो केवल दिखाने वाला पावर है ना। अब राज्यपाल से ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, ये हम कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, फिर उसके बाद संवैधानिक सुप्रीम पद पे तो कोर्ट, राज्यपाल ही होता है ना? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि राज्य के स्तर पे सर, राज्य के स्तर पे। लेकिन हर बैठक में राज्यपाल थोड़े बुलाया जाता है, जो व्यवहारिक रूप परंतु हो में। गए उसके बाद तो वो मुख्यमंत्री नहीं, से ऊपर ही हाँ, होंगे ना? यदि होगा, बैठा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के बाद राज्यपाल का नाम लिया जाएगा, फिर मुख्यमंत्री का नाम लिया जाएगा। यदि बैठा होगा राज्यपाल तो। लेकिन जनरली ऐसा नहीं जी होता है, बैठक में नहीं आते हैं, क्योंकि 2 लोग ही मुख्य बैठने का ज्यादा होता है, 3-4 लोग नहीं बैठते हैं जल्दी, कहीं ऐसा बहुत ही कम। और ना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कहीं जाता है ना किसी राज्य में। ये तो मैंने एक उदाहरण दे करके बताने की कोशिश किया है, ऐसे अनुमान के हिसाब से। जल्दी जाते नहीं ये लोग कहीं, अपना वहीं दिल्ली में बैठे रहते हैं, चाहे 5 साल बैठे, चाहे 2 साल बैठे। कभी कोई बुला लिया तो चले गए, नहीं जल्दी जाते नहीं। तो क्योंकि उनको संविधान की रक्षा करनी है, उनको न्यायिक पुनरावलोकन करना है, उनको सब चीज देखना है, तो इसलिए वो किसी से मिलते नहीं है, दूरी बनाए रखते हैं, ताकि उनका न्याय व्यवस्था प्रभावित ना हो। तो सब लोग जान गए, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश का कानून देखता है और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी होती है। ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो कौन जज किस चीज की सुनवाई करेगा इसका निर्धारण करता है, रोटेशन निर्धारित करता है। जज कोलेजियम के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कोलेजियम के माध्यम से बताता है कि किसको जज बनाया जाए, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर उस पर सहमति जताते हैं। तो ये कोलेजियम सिस्टम जो चल रहा है, ये मतलब कि जज ही तय कर लेता है कि किसको भविष्य में जज बनना है। तो एक चीज वहां पर है, वो नागरिक होना चाहिए भारत का जज बनने के लिए, और लगातार उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश का काम किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो अधिवक्ता ऐसे नहीं, 10 वर्ष से बहुत वकील हाई कोर्ट में बने घूम रहे हैं, तो क्या सब कुछ मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के? ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे बढ़िया होगा, कानून का जानकार होगा, और जिसको कोलेजियम नाम तय करेगा, वही जो है जज के रूप में शपथ लेगा। राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाता है। तो ये सब होना चाहिए। इनका महाभियोग मैंने बताया है, राष्ट्रपति के समान इनका भी महाभियोग लग सकता है। वेतन भत्ता सब संसद निर्धारित करता है, ठीक है। लेकिन संसद निर्धारित भी करता है, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश मिलकर के प्रधानमंत्री को लिख दें कि मेरा वेतन 1 लाख रुपया महीना और बढ़ाया जाए, तो प्रधानमंत्री इसको बढ़ा देंगे। नहीं तो वो लोग, कोई भी भिड़ना नहीं चाहता। तो इसको एक दूसरे से इसलिए नहीं भिड़ना चाहता कोई, क्योंकि एक जो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है, शक्ति पृथक्करण, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तीनों शक्तियां तो हैं, तीनों आपस में मिलजुल करके काम करना है, ना कि एक दूसरे के विरोध में। तो इसके तहत ना प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश का नहीं विरोध करता है जल्दी, और ना
मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को किसी चीज के लिए विरोध करता है, सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को कुछ नहीं कह सकता, प्रधानमंत्री को चाहे कुछ कह दे। लेकिन राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश और जो कार्यपालिका का प्रधान है, जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, आपस में कोई टकरार जल्दी देखने को नहीं मिलती है। हुई भी है तो वो बहुत कम हुई है, खासतौर से इंदिरा गांधी के समय में हुआ है कई बार, राष्ट्रपति का भी टकराव देखने को मिला प्रधानमंत्री से, और न्यायपालिका ने भी जो है प्रधानमंत्री की शक्तियां कम की हैं। क्योंकि एक बार इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जब चुनाव होने वाला था तो 5 साल के लिए संसद होता है लोकसभा, तो इंदिरा गांधी ने उसको बढ़ा के 6 साल कर लिया। तो किसी ने केस डाला और जो है तुरंत उसको फिर घटा करके 5 साल फिर इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। तब तक चुनाव भी हो गया, उसमें चुनाव में सरकार वैसे भी गिर जाती है 1970 में। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है, सब पढ़ो तो उसमें मिलेगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात हो गई, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जुडिशियल सबको पता है, जैसे कि मैंने न्यायिक के बारे में बताया कि ये मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करते हैं, सब भी ध्यान रखना है, ठीक है। और राष्ट्रपति को 143 अनुच्छेद के तहत परामर्श एडवाइजरी भी देते हैं, और राष्ट्रपति कभी भी एडवाइजरी मांग भी सकता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अनुच्छेद में लिखा है संविधान में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। इसलिए जो चीजें लिखी हैं उस चीजों पर हर कोई व्यवस्था चलेगी, चाहे न्यायपालिका व्यवस्था हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, लिखी हुई चीजें। इसीलिए क्या है, सर्वोच्च संविधान सर्वोच्च है, संविधान अपने आप में सर्वोच्च है, लेकिन उस संविधान में संशोधन करने की शक्ति चूंकि संसद के पास है, इसलिए लोग संसद को संप्रभु मानते हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका या सर्वोच्च संसद में लोकसभा, अपनी अपनी स्थितियां दोनों की अलग अलग हैं। तो ये सब ध्यान रखने की जरूरत है। और तमाम काम होते हैं, जैसे जब राष्ट्रपति बनता है तो उसको कौन जो है शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य मुख्य न्यायाधीश, वही चीज है ना। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो दोनों को अपनी अपनी राष्ट्रपति। जगह पे रखा गया है। अब इसमें एक न्यायिक पुनरावलोकन जो है, जो इसमें सिलेबस में है, वही बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यायिक पुनरावलोकन किन किन चीजों का हो सकता है। तो मैंने बता ही दिया, विधानमंडल के कार्य, केंद्र सरकार की नीतियां, या कोई कानून, या किसी का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, या कुछ भी है, तो इसका पुनरावलोकन हो सकता है। और तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका उस पर निर्णय देती है, और सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है। ज्यादातर मामले 99% मामलों में बाध्य है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया जाता है, लेकिन ऐसा जनरली हुआ नहीं है अभी तक, आज तक ना इस तरह का मुद्दे ही आए हैं। केवल संविधान में लिखा गया है कि भविष्य में ऐसी स्थिति हो तो संविधान के तहत जो न्यायपालिका और कार्यपालिका आपस में मुद्दे सुलझा लें, ठीक है। तो एक इंसिडेंट है फरवरी 1967 का, जिसमें ये वाला आया, जिसमें हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा था 1960-70 के दशक में मौलिक अधिकारों में किस प्रकार कमी लाई जा सकती है। तो गोलकनाथ बनाम सरकार के मुद्दे पर यह कहा गया कि संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। ये बात किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोकसभा को कहा कि आपको मौलिक अधिकार परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार 1976 में भी संविधान संशोधन के जो अधिकार थे 1976 में इसको सीमित किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के अधीन संशोधित संविधान के अनुच्छेद 31C को भी रद्द कर दिया। 31C उसको रद्द कर दिया गया, जिसमें था कि मौलिक अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दी गई थी, इसको रद्द किया, ठीक। और 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया कि मौत की सजा संवैधानिक है। मतलब संविधान यदि राष्ट्रपति चाहे तो सजा को कम कर सकता है या खत्म कर सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो सरकार कह देगी वही करेगा, राष्ट्रपति के पास भी इसका कुछ डिस्क्रिशन मतलब विवेकाधीन शक्तियां हैं, जो राष्ट्रपति उल्लेख करते हुए उस पर निर्णय ले सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय उसका साथ देगा। तो ये चीज है। तो न्यायालय की स्थिति है, सबसे बड़ा न्यायालय है, इसमें ज्यादा सदस्य होते हैं, और अपने आप में ये संविधान का पूरी तरीके से संविधान का और कानून का रक्षक है। तो ये हो गया। तो न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में सब लोग जान ही लिए, मैंने बताया 1976 और 1967 का जिक्र किया, गोलकनाथ बनाम भारत का, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है।
अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो रहती ही है, क्योंकि इन्हीं के पास सब कुछ होता है, तो इनके जो वेतन भत्ते होते हैं या जो इनके कार्यकाल होते हैं सब सुरक्षित रहते हैं। इनको उन मुक्तियां प्राप्त हैं, मतलब कि जो भी ये न्यायाधीश कार्य करेंगे उन पर संसद में कहीं बहस नहीं होगी। संसद ये नहीं कह सकता कि न्यायपालिका ने ये निर्णय लिया है तो खराब है, इस पर बहस नहीं होगी, नहीं तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग सकता है। ठीक है। तो न्यायपालिका और न्यायिक सक्रियता क्या होती है? जब कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़े, वह न्यायपालिका चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो हस्तक्षेप जब करना पड़े या स्वयं संज्ञान लेना पड़े तो उसको न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। और बहुत से ऐसी स्थितियां आई हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है। पीआईएल भी डाला गया है। पीआईएल होता है, पीएन भगवती नाम के एक थे वकील, उन्होंने पीआईएल की शुरुआत की। जनहित याचिका, मतलब कि जनता से संबंधित यदि कोई हित की बात है तो उसकी याचिका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनवाई करता है, उसको फैसला देता है। तो ये न्यायिक सक्रियता है। न्यायिक सक्रियता का मतलब कि जो सरकार उस चीज को कर रही है उसको पहले से ही संज्ञान ले लेना। जैसे कि कहीं कोई अपराध हुआ, सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया, उस पर सुनवाई की, उस पर निर्णय भी दिया, तो इसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म ये होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको मिल जाएगा मटेरियल। अब इसमें एक अंतिम टॉपिक है कि पंचायत व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था सब लोग जानते हैं, पंचायत व्यवस्था क्या होती है। पंचायत व्यवस्था वो होती है जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं स्थानीय स्वशासन के लिए, उसको पंचायती व्यवस्था कहा जाता है। पंचायती व्यवस्था 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये लाया गया 1992 में तथा 1993 में। अब पंचायती व्यवस्था में ग्राम में देखेंगे तो ग्राम सभा में चुनाव होते हैं, जिसमें प्रधान का चुनाव होता है, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत या जिला स्तर पर जिला पंचायत का चुनाव होता है। तो ये सब जो होता है ये स्थानीय निर्वाचन है, जिसमें इनको थोड़े बड़े शक्तियां प्राप्त हैं, बहुत बड़ी शक्तियां नहीं दी गई हैं, फिर भी कुछ बजट जो होता है या कर लगाने की शक्ति जो होती है लोकल लेवल पर, वह इन जो है पंचायतों को प्राप्त होता है। और यह पंचायत जो व्यवस्था थी वो सबसे पहले किसके कमेटी पे आया है? कोई बता सकता है कौन से ऐसे आयोग था जिसके आधार पर पंचायतों का निर्माण हुआ 1993 1992 में? कोई बता सकता है इसमें से? बताओ, कोई भी बताए, कौन रहो, तुम पढ़ती हो, तैयारी बताओ। सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं? राज्य का राज्यपाल संविधान 13वां संविधान संशोधन है, अधिनियम। किसमें? राज्य का राज्यपाल संविधान नहीं नहीं, 13वां ये नहीं संविधान कह रहे हैं, संशोधन। नहीं कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि स्कूल पंचायत की व्यवस्था की बात अब हो ऐसे रही भी है, चल जाएगा। उसके लिए कौन सा आयोग बना? पंचायत की व्यवस्था में कौन सा आयोग बना, ये बताओ। वित्त आयोग। नहीं जी, कभी नहीं सुनी बलवंत राय मेहता? बलवंत राय मेहता का नाम सुना कि नहीं? नहीं। क्यों? पंचायती व्यवस्था में बलवंत राय मेहता का नाम नहीं सुना तुम लोगों ने? कक्षा 9-10 में रहा होगा। क्यों? अशोक मेहता का नाम सुना? क्यों? अशोक नहीं मेहता सर। भी पंचायत के लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन इसकी स्थापना, इस कमेटी का जो जो ढांचा था वो जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनवाई थी। और जब इंदिरा गांधी आई तो बहुत से कमेटी बनाई, GVK राव कमेटी बनाई, इन्होंने CH हनुमंतैया कमेटी बनाया था। और इसी प्रकार बलवंत राय मेहता जो कमेटी था वो कब बनाया गया, किसी को पता है? LM सिंघवी कमेटी बनाई गई, PK थुंगन की कमेटी बनाई गई 1988 में। तमाम कमेटी का रिपोर्ट लागू हुआ, 89 में भी हुआ राजीव गांधी के समय में। तो ये सब कमेटी बनाई गई, इसको ध्यान रखना है। बलवंत राय मेहता सबसे मुख्य है, क्योंकि यह सबसे पहले नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में
इसका सबसे पहले एक इसका चुनाव होता है, इसका एक गठन किया जाता है। और लॉर्ड रिपन के काल में, जब देश आजाद नहीं हुआ था या कांग्रेस का जब गठन नहीं हुआ था 1885 में, उससे पहले 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों को शामिल करने के लिए एक प्रयास किया था। तो ऐसा यदि माना जाए कि अंग्रेजों के समय में कब आया, तो 1882 में, और भारत में देश आजाद के बाद कब आया, तो 1950 के बाद। 1950 के बाद 1952 में सबसे पहले आता है। और कमेटी जो बनती है 1956 में, बलवंत राय मेहता, 1956 में कमेटी बनाई जाती है बलवंत राय मेहता की। उन्होंने कहा कि जिला तथा ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर पंचायत की बात की जाएगी, 3 स्तरीय पंचायत होंगे। तो ये ध्यान रखना, 1956 में कमेटी बनती है और 60 में इसको लागू कर दिया जाता है, नेहरू के समय में। जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री थे। और उसमें ये किया गया कि जो भी जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर पर जो पंचायत होगा, उसमें डीएम को ये कहा गया कि उसमें जा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की सक्रिय भागीदारी कराई जाए। तो ये चीज वहां से अभी तक नहीं हटी, वो उन लोगों का एक हस्तक्षेप रहता है, लेकिन शुरुआत 1960 से हो गई थी। और उसके बाद अशोक मेहता कमेटी 77 में बनती है, उसने भी अपना रिपोर्ट दिया। हालांकि लागू इसलिए नहीं हुआ कि 1980 में जनता पार्टी की सरकार चुनाव हार गई और इंदिरा गांधी पुनः जो है, जो सत्ता में आ गई, तो उनका, अशोक मेहता का कोई भी चीज लागू नहीं। अब बात आती है 73वें संशोधन की। 73वें संशोधन जो है 1989 के चुनाव में राजीव गांधी का एक मुख्य एजेंडा था, लेकिन इस विपक्षी दल भी इसके बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं थे। फिर भी एक 1991 के चुनाव के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। स्पष्ट बहुमत की कमी भी थी उस समय, बहुमत नहीं था, लेकिन एक प्रकार से गठबंधन सरकार थी। तो उसमें जो एक नया संशोधन डाला गया 1991 में, तो उसमें एक 30 सदस्य सदस्य बनाए गए और 1992 में इसको सहमति दिया गया। 1992, 22 सितंबर 1992, यानी कि जो 73वां संशोधन है, उसको 22 सितंबर 1992 में इसको दिया गया। और यह एक नया अनुच्छेद 243A 243D तक, मतलब 243A से लेकर के डी तक एक नई अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुच्छेद बनाया गया। और पंचायत को असली रूप से पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। 3 स्तरीय पंचायत बनाया गया, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर का। तो ये था 1992 का 73वां संशोधन, तो इसको भी ध्यान रखना है। उसी प्रकार 74वां संशोधन, 73वां संशोधन, 72वां संशोधन, जितने भी संशोधन, सभी लोगों को तो पहले संशोधन याद रखना चाहिए कि संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, क्या है कि नहीं। ये संशोधन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या होता है। संशोधन, कितने संशोधन हो चुके हैं, कौन बताएगा? कोई बता सकता है संशोधन कितने हुए हैं? जो पंचायत में जैसे 73वें 74वें संशोधन की बात होती है, तो 73वां संशोधन तो लोकल हो गया, 74वां संशोधन शहरी बॉडी के लिए हो गया, शहरी क्षेत्रों के लिए हो गया। ऐसे ही बहुत सारे संशोधन हुए हैं, एक से लेकर के अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं, सबको उसको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सब लोग इसको पढ़ लेंगे। और 2004 में भी एक समिति बनाई गई, जिसमें गिरिराज सिंह जो है, उनको मंत्री थे उस समय, उन्होंने भी एक पंचायत के बारे में कुछ नया करने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं है, पंचायत हमेशा से भारत में रहा है, भारत में आज से नहीं रहा है। मुझे लगता है अंग्रेज को 1882 में लाए, लेकिन उससे पहले से ही प्रधान वाला सिस्टम चला रहा है। ये गौतम बुद्ध के काल से या गुप्त काल या मौर्य वंश, जो भी ले लो, सब समय रहा है। तो पंचायत की उपलब्धि है, इसको सब लोग ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो और मुझे लगता है अब इसमें सिलेबस में कुछ बचा नहीं, और तुम लोगों का सारा पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और ये चौथा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम मैंने आज समाप्त कर दिया है। अब प्रथम पेपर जो है वो किताब में मिल जाएगा, उसको पढ़ लो, या मैंने जो अपना लिखा हुआ किताब का लिंक जो मैंने डाला था अमेजन से खरीदने के लिए, उसको सब लोग जो ले पाए उसको खरीद लें। उसमें पूरा सिलेबस मिल जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा उस किताब में। 280 का देगा ऑनलाइन, अमेजन से उसको मंगा लो, वो बढ़िया किताब है।
और हम अपना प्रचार भी इसी प्रकार से कर लेंगे। मेरा पढ़ो सब लोग, ठीक है। एंशिएंट एंड मिडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है उसमें मिल जाएगा पूरा। तो किताब मतलब हिंदी माध्यम में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सब लोग अपना प्रोजेक्ट भी बनाते रहो, ठीक। अब कल से क्लास चलेगा एमए थर्ड सेमेस्टर वालों का, ऐसे ही शाम को। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लो। सर मुझे पूछना प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। पूछो। सर ये बोले थे कि मेरा जैसे टॉपिक है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए सरकारी नीति। हम्म। तो इसमें सिर्फ जनजाति के बारे में लिखेंगे सर, जाति के बारे में नहीं लिखना है? नहीं, ये क्या है टॉपिक तुम्हारा? उत्तर प्रदेश में जनजाति, तो एक तुम्हारा टॉपिक नहीं चैप्टर। नहीं उत्तर नहीं नहीं उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एक हमको लगा टॉपिक हो गया। एक चैप्टर इस पे बना लो, हाँ दूसरा आगे। हाँ। टॉपिक बताओ ना, टॉपिक तुम बता ही नहीं रही हो सोनम पांडे। और उत्तर कितने प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए सरकारी नीति। हाँ तो अनुसूचित जनजाति के बारे में पहले लिखो एक चैप्टर में, किस प्रकार से उनकी स्थितियां हैं। दूसरे चैप्टर में या चौथे चैप्टर में तुम लिख लो, या तीसरे चैप्टर में उनके लिए सरकारी नीतियां क्या बनाई गई हैं ताकि उनका विकास हो सके। और चौथा चैप्टर निष्कर्ष कर लो, और सब में 20-20 पन्ना लिख लो आराम सर से। ये बोल रहे थे कि उसमें सर ये बोले थे कि उसमें केंद्र का लेवल का भी लिख सकते हैं कि नहीं, जिससे सब सब भारत लिख सरकार ने सकते, जो नीति सब बनाई लिख उनके सकते, लिए। सब लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू सर, बस हो तो गया। फिर हम लोग ऐसे ही बनाना है, ठीक। और हम लोग, अब किसी को कोई प्रश्न पूछना है पूछ लो, नहीं तो समाप्त किया जाए। मुझे लगता है कि 1.5 सर घंटे। कल से नहीं चलेगा क्लास? अब कहाँ चलेगा, जब सिलेबस पूरा हो गया कहाँ से लेकर के आए पेपर। अब चारों पेपर खत्म हो सिलेबस गया तो इसलिए क्या? पूरा हो गया कि हम बोले डबल चार क्लास, चार जितना था सब नहीं नहीं, सुनो सुनो, डबल क्लास का रोज टाइम ले रहे हैं ना। 1.5 घंटा का मतलब 45 मिनट जोड़ो तो उससे भी ज्यादा क्लास चल रहा है। क्यों? हाँ। हाँ सर। तो उस हिसाब से तो 6-7 क्लास तो ऐसे ही मेरा हो गया। और एमए में तुम लोगों को गाइडेंस देना है कि बैठ के संसद के बारे में बताएंगे तो बहुत लंबा चलेगा, खुद पढ़ना है ना। बीए कर ही सर ये चुके बोले हैं। थे कि पेपर 100 मार्क्स का होगा। हाँ पेपर लिखित होगा, 75 नंबर का होगा, 25 नंबर का हम देंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना पूछो, नहीं तो समाप्त किया जाए। समाप्त किया जाए, जी सर। ठीक। चलो ठीक।